मैं आता हूं आपके पास। आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता भी हैं, वो हर बार शिकायत करते हैं कि मेरे पास तुम 7:15 के बाद आते हो, 7:20 पर आते हो। आज मैं पहले जाता हूं राजेश गुप्ता, ऑपोजिशन यूनिटी दिखाने का प्रयास कर रही है, लेकिन बहुत देर हो गई है चीजों को। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जो इस समय पब्लिक आई में दिख रही है वो भारी है विपक्ष की तैयारी के ऊपर, अगर आप पॉलिटिकली देखें तो? अमीश भाई देखिए, जो पार्टी सत्ता के अंदर होती है और वो अगर निर्दयी हो इतनी, खासतौर के भाजपा की तरह निर्दयी, तो वो तैयारी तो करेंगे। सत्ता में है क्योंकि बिल्कुल निर्दयी है, क्योंकि निर्दयी इसलिए है क्योंकि सच्चे, ईमानदार, साफ सुथरे लोगों को भी वो छोड़ना नहीं चाहते और बस किसी भी तरीके से सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने को राजी हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि सत्ता के अंदर है, उनको मालूम है कि एंटी इनकम्बेंसी उनकी तरफ है, तो वो आपको ज्यादा तैयारियों के साथ दिखेंगे। और जैसे मैं बार बार कहता हूं कि 39 पार्टियों का गठबंधन और साथ में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और वो बहुत सारा पैसा जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए उन्होंने लिया। और फिर आप देखो, मैं तो आपको हमेशा बड़ा प्यार करता हूं, लेकिन आप न्यूज़ पे भी देखेंगे तो उनके ही पक्ष की ज्यादा खबरें चलती हैं, उन्हीं के प्रवक्ता को टाइम भी ज्यादा मिलता है, तो इसलिए वो तो दिखाई देंगे। नहीं देखिए, अब ये कैसे कह सकते हैं? अब गिन लीजिए, असीम वकार बीजेपी के साथ नहीं है, राजेश गुप्ता बीजेपी के साथ नहीं है, अच्छा विवेक श्रीवास्तव बीजेपी के साथ नहीं है, अमीक जमाई बीजेपी के साथ नहीं है, एक अकेला ही तो है वो। फिर भी आपको ज्यादा दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूं? नहीं कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूं दिखा लीजिए, लेकिन मुझे भी बोलने दीजिए। मेरा तो ये कहना, मैं तो फिर भी कह रहा हूं, लेकिन होता क्या है कि जो भी डिबेट होगी, देखिए जरूरी नहीं है कि आम आदमी पार्टी उस डिबेट के अंदर हो। कांग्रेस वाले आए नहीं, आपने देखा, वसीम वकार साहब तो बहुत ही कम किसी में आते होंगे, लेकिन भाजपा का प्रवक्ता तो हर डिबेट में है ना, क्योंकि वो सत्ता में है। मैं उसमें आपको दोष नहीं दे रहा, वो सत्ता में है तो वो होंगे, तो वो ज्यादा दिखाई देते हैं। चलिए, बड़ी खबर आ गई है, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर नारा दे दिया है और वो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, खुद जनता कह रही है। तो ये कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है राजेश गुप्ता कि अब की बार 400 पार वाला बीजेपी को? मैं देखिए, इस कॉन्फिडेंस के बारे में जनता में अगर बात करेंगे तो वो कहेंगे कि कॉन्फिडेंस ईवीएम से आ रहा है। आप बात करके देखिए, मैं तो चाहता हूं एक दिन मैं और आप चलते हैं, आप चलते हैं सुबह सुबह पार्कों में, आपको पता लगेगा। लेकिन चलिए 400 कहिए, मैं तो कहता हूं 1000 कह देना चाहिए। कहने पे कोई टैक्स अभी तक मोदी जी ने लगाया नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन किसी भी हाल में देखिए, आप एक बहुत जाने माने पत्रकार हैं, न्यूज एंकर है, आप देखिए, अगर आप स्टेट बाय स्टेट देखेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि बीजेपी इतने ऊपर जा सके, ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से। लेकिन कहने में क्या है भाई, उनको अपने काडर को दिखाना है, समझाना है कि 400 कहेंगे तब कहीं जाके 200 की लड़ाई हो जाएगी। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी को आप कम होता हुआ देख रहे हैं, आपको बीजेपी का नंबर क्या लगता है इस बारी के लोकसभा चुनाव में आपके अकॉर्डिंग, राजेश गुप्ता? नहीं, मैं नंबर के बारे में तो आप ज्यादा अच्छा बता पाओगे। नहीं, फिर भी आपका आकलन क्या है? बीजेपी को पिछली बार से कम सीटें मिलने जा रही है। आपका आकलन क्या है? बीजेपी 400 कह रही है, 370 अपनी कह रही है, आपको क्या लगता है बीजेपी 200 आएगी, 250 आएगी, कितनी आएगी? मेरा आकलन ये है अमीश भाई कि जिस तरीके से गदर मच रहा है, रोज कहीं ना कहीं किसी स्टेट की सरकार को तोड़ने मोड़ने की कोशिश है, ईडी सीबीआई के जरिए बार बार रोज सम्मन भेज रहे हैं। कल सपा के अखिलेश यादव जी को भेजा है, तो जनता इस बात को समझती है, बोल कुछ नहीं रही, लेकिन जवाब जरूर देगी। और ये जवाब आपको देखने को मिलेगा जितनी पिछली बार आई है। सवाल का जवाब दीजिए ना, आपका नंबर कितना है बीजेपी के लिए? मैंने दिया। कितना? मेरा नंबर मैं फिर कह रहा हूं, जो पिछली बार था उससे बहुत कम आने वाली है। ये उल्टा इंडिया पिछली बार 300 था, पिछली बार 303 था बीजेपी का अपना। अरे भाई, इस बार 300 इंडिया गठबंधन की आएंगी। 300 इंडिया गठबंधन की आएगी। इस बार 300 इंडिया गठबंधन की आएंगी। 300 इंडिया गठबंधन की आएगी। देखिए, मैं यूपी से शुरुआत करूं तो आप बता नहीं पाएंगे कि यूपी में इंडिया गठबंधन की कितनी आएगी। मैं एक बात कोट करना चाहता हूं, कल एक ओपिनियन पोल हुआ है जिसमें इंडिया गठबंधन की 1 या 2 सीट यूपी में आती गई है, 1 या 2 सीट। आप मजाक कर रहे हैं गौरव भाटिया, एक बात कोट करना चाहता हूं। नहीं, आपको कोट करिएगा, लेकिन गौरव भाटिया को 30 सेकंड दीजिए रिप्लाई के लिए। गौरव भाटिया का एक रिप्लाई हो जाए। ठीक है। देखिए राजेश भाई इतना चुटकुले सुना रहे हैं यहाँ बैठ के, और आप भी गजब एंकर हैं अमीर जी। आप बताइए, चर्चा में मजा नहीं आ रहा आपको? हर किसी से आप कह रहे बीजेपी की कितनी आएंगी, ये नहीं पूछ रहे कि अरे आपकी कितनी आएंगी। आपने तो खुद ही ऐसा प्रश्न पूछा कि राजेश जी निरुत्तर हो गए। और पापी आप कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल की कुछ खूबियां मैं बताता हूं। इनकी राजनीतिक हैसियत है, 1 सीट इनकी लोकसभा में है। पंजाब में इनका गठबंधन नहीं हो पाया कांग्रेस पार्टी के साथ। तीसरी बात, अभी जो 3 बड़े प्रदेश जो हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहां हमारी सरकार बनी, ये भी गए थे वहां पे।
और कह रहे थे गारंटी केवल हमारी है और कांग्रेस की नहीं। वहां 1205 ऐसी कॉन्स्टिट्युएंसी है जहां इनकी जमानत जब्त हो गई। 1 साल से मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हुई भ्रष्टाचार के आरोपों पे, और अरविंद केजरीवाल भागे भागे फिर रहे हैं कि समन आता है और वो जा नहीं पाते हैं। मैं केवल इतना कहूंगा, दिल्ली में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने वाली हैं, और इनका जो झाड़ू है तिनका तिनका टूटेगा, जनता इनसे रूठेगी। आप देख लीजिए। ठीक है, राजेश गुप्ता हाथ खड़ा कर रहे हैं। 30 सेकंड देना। असीम वकार, चुनौती है। असीम वकार वेट कर रहे हैं। गौरव भाई देखिए, पहली बात मैं हमेशा कहता हूं कि गौरव भाई जो ये पापी बात बोलते हैं, मैं इसका जवाब दे सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल के ऐसी संज्ञाएं देखे, लेकिन मेरे ऐसे संस्कार नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं हमेशा कहता हूं। दूसरी बात, इन्होंने कहा हमारा गठबंधन पंजाब में नहीं हुआ, हमने करा नहीं, क्योंकि वहां आपकी कोई हैसियत नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है। जब आप 4थे नंबर की पार्टी हो, हम आपके खिलाफ में एक होकर क्यों लड़े? पहले नंबर दूसरे नंबर की पार्टी, ये लॉजिक आपको समझना है। अब आपने दिल्ली में कहा, मैं अभी अमित भाई के चैनल पे देख रहा हूं, अमित भाई नीचे देखिए लिखा आ रहा है कि दिल्ली के अंदर 4 सांसद बदलेंगे। ये सुनो, मैं बड़ी खबर के ऊपर आता हूं, मैं बड़ी खबर के ऊपर आ रहा हूं। आजमगढ़ सीट पर एआईएम चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव की संभावित सीट है आजमगढ़, बताइए उस सीट पर भी कैंडिडेट उतारेगी। असीम वकार, आज आपकी पार्टी ने यह बड़ा ऐलान किया है, हेडलाइन है ये हर तरफ, क्या आपने टारगेट करके सीटें चुनी है और कारण क्या है इसके पीछे? नहीं, ये सवाल आपका मेरी समझ में नहीं आया। टारगेट करके सीटें चुनी हैं, जब 80 सीटें हैं जी, तो हम 80 भी लड़ सकते थे, हम 40 भी लड़ सकते हैं, हम 20 भी लड़ सकते हैं। इसमें ये तो सवाल आपका नाजायज़ है हमसे जी, ये सवाल आपका गलत नहीं, सवाल ठीक कर लीजिएगा। दूसरी बात, जहाँ जहाँ हम बेहतर समझ रहे हैं, हम वहाँ अपने कैंडिडेट उतारने की पेशकश अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कर चुके हैं। हमारी 3 राउंड की बात हो चुकी है, ये मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ। पर विपक्ष का कुनबा क्यों टूट रहा है? हो सकता हो कि जो 7 का आंकड़ा आज मैंने नहीं, ये जो आज मैंने 7 का आंकड़ा दिया है, हो सकता है कि ये आंकड़ा बढ़ भी जाए, कुछ और सीटें भी इसमें ऐड हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एमआईएम चुनाव लड़ती है तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें समाजवादी से कोई एतराज नहीं। लेकिन अखिलेश यादव की संभावित सीट पर आपको एआईएमआईएम की जीत दिखाई देती है। सारी पार्टियां लड़ रही हैं। नहीं, कौन सी सीट अखिलेश यादव जी की है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैनपुरी भी वही लड़ेंगे, कन्नौज भी वही लड़ेंगे, बदायूं भी वही लड़ेंगे, फिरोजाबाद भी वही लड़ेंगे, सभी तो फैमिली की हैं उनके। ये तो उनके पारिवारिक सीटों के नाम ले रहे हैं आप। और ये सियासत में नहीं, पारिवारिक सीट की बात नहीं हो रही है। जनता जिसको चुनेगी, ये सारी सीटें वहाँ के लोकलाइज्ड पीपुल्स की हैं, जनता की हैं। जनता जिसको बेहतर समझेगी, जनता जिसके हक में वोट करेगी, सीट उसकी होगी।